रत्नागिरी, जिसे कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, कोंकण में बसा यह बेहद ही खूबसूरत शहर फेमस है यहाँ के क्लीन बीचेस, रिच कल्चर, हिस्ट्री, फोर्ट, फॉरेस्ट और टेम्पल के लिए। घर से तकरीबन 4 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया रत्नागिरी में। रत्नागिरी में मेरा स्टे था गणपतिपुले के बीच फ्रंट विलास में। यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे विलास देखने को मिल जाएगी। पूरी रात आराम करने के बाद अगले दिन सुबह उठ के मैं निकल पड़ा रत्नागिरी को एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे तकरीबन सुबह के 9:30। तो अभी मैंने चेकआउट कर लिया है मेरे प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मेरी प्रॉपर्टी बीच फ्रंट व्यू रिसोर्ट, जो कि गणपतिपुले में पड़ता है। तो बेहद ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे विला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं रत्नागिरी को। रत्नागिरी में सबसे पहले मैं निकल पड़ा गणपतिपुले टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मेरे प्रॉपर्टी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पे था। गणपतिपुले में आपको बस स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे बस से भी पहुँच सकते हो। मेन बस स्टैंड से मंदिर की दूरी है तकरीबन 1.5 किलोमीटर। मंदिर के बाहर ही आपको 4 व्हील का पार्किंग स्लॉट देखने को मिल जाएगा। इसी के बाहर आपको रिक्शा स्टॉप भी देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे ऑटो से भी पहुँच सकते हो। मेन मंदिर की एंट्री में आपको बड़ी सी कमान देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको मंदिर तक पैदल जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी है तकरीबन 500 मीटर। मंदिर तक पहुँचने के रास्ते बेहद ही खूबसूरत है। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे फ्री का चप्पल स्टैंड और प्रसाद की दुकान भी देखने को मिल जाएगी। इसी लाइन में आपको खाने पीने के लिए होटल भी देखने को मिल जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी सारा इशू रहता है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट कैश में ही करनी पड़ेगी। प्रसाद की थाली लेने के बाद मैं निकल पड़ा भगवान जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर आपको 2 हाथी और एक मूषक देखने को मिल जाएगा। इस मूषक के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसके कान में आप कोई भी इच्छा बोलोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। गणपतिपुले का मंदिर तकरीबन 400 साल से भी पुराना माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया, इसके बारे में लोगों की अलग अलग विचारधारा है। कई लोगों का यह मानना है कि इस मंदिर का निर्माण अगस्त रुस्तम ने करवाया था, जबकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है और जो कि पूरे सफेद रंग की रीति से बनाई गई। लाल रंग में बना हुआ यह मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। इस मंदिर की दीवार के ऊपर आपको बेहद ही खूबसूरत नक्शी काम और अलग अलग प्रकार के गणेश जी की मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। मंदिर में दर्शन लेने के बाद आप यहाँ के गणपतिपुले बीच को एक्सप्लोर कर सकते हो। हालांकि मानसून के चलते यहाँ पे मेरे को वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। अगर आप समर या विंटर में आते हो तो यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। मंदिर के बाहर ही आपको कई सारे कोकन मेवा के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर जाकर आप कोकनी मेवा, ड्राई फ्रूट, शरबत और अचार के साथ साथ कई प्रकार के कोकनी व्यंजन का स्वाद ले सकते हो। गणपतिपुले मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है प्राचीन कोकण, जहाँ तक आप बाय कार आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आपको 400 साल पुराना कोकण का एक्सपीरियंस लेना है तो आप प्राचीन कोकण म्यूजियम को विजिट कर सकते हो। इस म्यूजियम की एंट्री भी बेहद ही खूबसूरत है। 3 एकड़ में फैले हुए इस म्यूजियम के अंदर आपको कोकणी लोगों की लाइफस्टाइल बेहद ही आसानी तरीके से दर्शाई गई है। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि इस म्यूजियम के आसपास रहने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग देके यहाँ पे एज ए गाइड रखा गया है, जिसके कारण उनको यहाँ पे रोजगार मिलता है। तो गाइस, गणपतिपुले टेम्पल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे है प्राचीन कोंकण। तो इसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ और यहाँ पे गाइड लेना कंपलसरी है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपको ग्रुप में भी गाइड मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल गाइड रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आके रख सकते हो। अंदर फोटो वीडियो क्लिक के लिए आपको 50 रुपीज़ अलग से देने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे प्राचीन कोंकण का। तो चलिए देखते हैं कि इस म्यूजियम के अंदर देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्राचीन कोंकण में आपका स्वागत कर रही हूँ। अब मैं गाँव दिखाने के लिए आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ पेड़ माना जाता है। इसकी पूजा अर्चा करने से इस व्यक्ति को धनस्व की राहत प्राप्त होती है। बाहर हमने एक बोर्ड लगाया है। आप आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार ये बोर्ड एग्जिट करते समय देख सकते हो। प्रतीक बनाया है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और गुफा के पीछे हम देखने वाले हैं 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी ग्राम रचना, समाज रचना, खान पान की आदतें, परंपराएं कैसी थी, ये देखने के लिए आपको अंदर जाना है। अंदर आते समय झुक के आइए। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। और दान की हुई कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। आज हम जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समुद्र था। उन्हें उसके साथ युद्ध किया और 40-50 किलोमीटर पीछे ढकल दिया। और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोंकण कहते हैं। उसे परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। तो बाघ और बाघ की गुफा दिखाई है और यहाँ पर देखो गांव शिकार दिखाई है। पहले के लोग गांव शिकार कैसे करते थे ये दिखाया है। यहाँ पर वाला दिखाया है ताड़ी माड़ी निकालने वाला।
थे। गांव में किसी दो व्यक्ति में झगड़ा हुआ तो गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर मुखिया उनके सामने न्यायदान करने का काम करते थे। और एक विशेषता है हमारे संसार में ऐसी एक प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर मस्जिदों में जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब शिमगा यानी होली का त्योहार मनाते हैं तब इस भगवान को पालकी में बिठाकर हर एक के घर में ले जाते हैं। यानी कि कोंकणी लोग और भगवान इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारा एक दूसरे के पास आना जाना होता है। इस देवी का नाम है वाघजई। ये हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ है वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहला कोंकण का जंगल भी ऐसा ही समृद्ध था। इससे हमारे भागो विश्व में भगवान का स्थान है। हम कोंकणी लोग बड़ पीपल सांप नागिन की पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजा कहलाते हैं। इसलिए देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित रखा है वाघजई। पर पहुंचता था। इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य और संदेश वहन में किया जाता था। इसी के अंदर बेहद ही खूबसूरत एक मारेश्वर की गुफा बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। शिवलिंग देखने के बाद आप यहाँ के लोकल मार्ट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको अलग अलग वस्तुओं के साथ साथ खाने पीने के तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएगी। प्राचीन कोंकण के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा मैजिक गार्डन। अगर आपको मैजिक देखना पसंद है तो आप इस जगह को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे कुल मिला के 6 एक्टिविटी होते हैं। इसकी एंट्री टिकट होती है 150 रुपीज़ और इसका टाइम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। मैजिक गार्डन देखने के बाद मैं निकल पड़ा आरेवारी बीच को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मेन गणपति पुल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। एक तरफ बेहद ही खूबसूरत पहाड़ और दूसरी तरफ नीले कलर का समंदर। अगर आपको पीच चाहे तो आप आरेवारी बीच को विजिट कर सकते हो। बहुत सारे लोग आरेवारी बीच के बारे में नहीं जानते, जो भी जानते हैं वो आराम से वक्त निकाल कर यहाँ पे सनसेट एंजॉय करने के लिए आते हैं। आरेवारी बीच 2 अलग बीच है, एक का नाम है आरे और दूसरे का है वारे। ये बीच पहाड़ों के कारण 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। ये दोनों बीच साकरतर बीच के पास आकर मिलते हैं। आरेवारी बीच से महज 11 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है टिलकाली, जो कि लोकमान्य तिलक का जन्मस्थल कहा जाता है। इसी जगह आपको उनका पुराना मकान देखने को मिल जाएगा। इस मकान को गवर्नमेंट ने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाहर आपको लोकमान्य तिलक की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति दिखाई देगी। इसके अंदर आपको उनके कुछ पुराने फोटो वस्तुएं देखने को मिल जाएगी। इस मकान के अंदर वो तकरीबन 10 साल तक रहे थे। इस मकान को हाल ही में गवर्नमेंट ने रिनोवेट कर दिया है। लोकमान्य तिलक बर्थ प्लेस देखने के बाद मैं निकल पड़ा रत्नदुर्ग फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मेन सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। ये फोर्ट रत्नागिरी का बेहद ही खूबसूरत फोर्ट है। इस फोर्ट के बाहर पहुंचते ही आपको इस फोर्ट का पूरा इतिहास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ रत्नागिरी से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है रत्नागिरी फोर्ट, जिसे भगवती फोर्ट भी कहा जाता है। इसका निर्माण बहामनी काल में हो चुका था। सन 1670 में यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिलशाह से जीता था। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि रत्नागढ़ फोर्ट देखने में कैसा है। रत्नदुर्ग किला तीनों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। इस किले की लंबाई 1300 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 1000 मीटर है। किले के मेन दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा। मेन दरवाजे के बाहर ही आपको 2 मूर्तियां देखने को मिल जाएगी, जो कि हाथी के ऊपर बैठे सिपाही की है। जैसे ही आप मेन दरवाजे से अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको हनुमान जी की और गणेश जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। किले के अंदर एक मंदिर है जिसको भगवती का मंदिर भी कहा जाता है। इसी कारण इस किले को भगवती गढ़ भी कहा जाता है। रत्नदुर्ग फोर्ट देखने के बाद आप वक्त था पेट पूजा करने का, इसलिए मैं आ गया रत्नागिरी के फेमस होटल गोपाल में, जो कि मारुति मंदिर के अपोजिट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस होटल के अंदर आपको वेज के साथ साथ नॉन वेज और सी फूड भी खाने को मिल जाएगा। बढ़िया सा टेस्टी लंच कंप्लीट करने के बाद मैं निकल पड़ा रत्नागिरी का लास्ट टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए, जिसका नाम है थिबा पैलेस, जो कि मेन रत्नागिरी सिटी से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। तो गाइस रत्नागिरी का ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट स्पॉट्स कवर करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ थिबा पैलेस देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत थिबा पैलेस। अगर मैं इस पैलेस के बारे में बोलना चाहूँ तो यह पैलेस म्यांमार के राजा थिबा मिन को नजरकैद करने के लिए ब्रिटिशों द्वारा सन 1910 में बनवाया गया था। 1916 तक यहाँ पे राजा रानी रहा करते थे। उसके बाद ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। बेहद ही खूबसूरत 3 मंजिला इमारत संगमरमर और लकड़ी से बने हुए। साथ ही साथ इस पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक डांसिंग फ्लोर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पैलेस की बात करूँ तो ये सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। किला विरोध के कारण यह पैलेस बंद कर दिया गया है। इस पैलेस के पीछे आपको देखने को मिल जाएगी बेहद ही खूबसूरत बुद्ध जी की मूर्ति, जो कि म्यांमार के राजा ने यहाँ पे लाई थी। और यहाँ से आपको बेहद ही खूबसूरत सोमेश्वर नदी, साथ ही साथ वाटी खाड़ी का बेहद ही खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो रत्नागिरी का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। तो
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं करने जा रहा हूँ रत्नागिरी का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। तो मिलता हूँ मैं सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।